तुम एक जानवर हो विक्रम, मुझे मार क्यों नहीं देते? क्यों जिंदा रखा है मुझे? नैना की आवाज कांप रही, लेकिन उसके शब्दों में अब भी एक जिद बाकी थी। रात का सन्नाटा, बाहर हो रही मूसलाधार बारिश और बादलों की गर्जना से बार बार टूट रहा था। उसी सन्नाटे को चीरता हुआ रायचंद हवेली का भारी दरवाजा कुछ देर पहले एक तेज धमाके के साथ खुला था और लाल शादी के जोड़े में सजी नैना को बेरहमी से अंदर धकेल दिया गया था। ठंडे संगमरमर से टकराने की चोट अभी भी उसके शरीर में धड़क रही थी और उसके माथे से बहता खून उसकी पलकों के पास जम चुका था। अंधेरे कमरे में गूंजती भारी जूतों की आहट धीरे धीरे उसके करीब आई थी और अब वही साया उसके सामने खड़ा था। विक्रम कुछ पल उसे चुपचाप देखता रहा, जैसे उसके डर को महसूस कर रहा। फिर उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। वो झुका और धीमी आवाज में बोला, मौत बहुत छोटी सजा होती है नैना, और मैं तुम्हें इतनी आसानी से आजाद नहीं करने वाला। नैना ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। तुम मुझे तोड़ नहीं पाओगे, सुन रहे हो ना तुम? विक्रम की उंगलियों की पकड़ और कस गई। उसकी आवाज धीमी थी, मगर हर शब्द में वजन था। तोड़ना नहीं है तुम्हें हर दिन ये महसूस कराना है कि तुम्हारी ये ईमानदारी कितनी खोखली है। वो उसके बेहद करीब झुका और फुसफुसाया, मार दिया तो मेरे इस आलीशान पिंजरे में तड़पेगा कौन? मिसेस रायचंद, तुम्हारी बर्बादी तो अभी शुरू हुई है, असली तबाही अब देखोगी तुम। नैना की सांस जैसे अटक गई। उसकी आंखों में अब डर के साथ नफरत भी साफ दिख रही थी। विक्रम ने पास रखा मंगलसूत्र उठाया और बिना एक पल गंवाए उसे उसके गले में जबरदस्ती डाल दिया। उसकी उंगलियों का दबाव किसी फंदे की तरह कसता चला गया। इस खौफनाक रात की बुनियाद 7 दिन पहले पड़ी थी। उस वक्त नैना माथुर कोई लाचार दुल्हन नहीं, बल्कि शहर की सबसे निडर वकील थी। महज 25 साल की नैना माथुर ने कम उम्र में ही ऐसी कामयाबी हासिल कर ली थी, जहां बड़े बड़े वकील भी उसके सामने टिक नहीं पाते थे। उसकी बड़ी, बेहद खूबसूरत और पैनी आंखों में सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि ऐसा आत्मविश्वास और समझ थी जो हर बार सच को मजबूती से सामने ला देती थी। नैना माथुर अपनी कार से उतरकर कोर्ट की सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी। उसके हाथ में फाइलों का अंबार था और जहन में सिर्फ इंसाफ का जुनून। वो नहीं जानती थी कि पार्किंग के एक खंभे के पीछे छिपा एक शूटर अपनी बंदूक की नली उस पर ताने खड़ा है। वो खन्ना का आदमी था जो नैना को कोर्ट पहुंचने से पहले ही खामोश कर देना चाहता था। जैसे ही शूटर ने ट्रिगर पर उंगली रखी, अंधेरे से एक मजबूत हाथ निकला और शूटर की कलाई को मरोड़ दिया। वो एक परछाई जैसा साया था, लंबा, गठीला और खौफनाक। शूटर के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि उस साये ने उसे दीवार से सटा दिया। वो विक्रम रायचंद था। उसे शूटर की आंखों में आंखें डालकर ठंडी आवाज में कहा, अपना खिलौना जेब में डाल और यहां से दफा हो जा। इस लड़की की बर्बादी सिर्फ मेरे हाथों लिखी है, किसी मामूली गोली के नहीं। शूटर डर से थर थर कांपने लगा और वहां से दुम दबाकर भाग गया। नैना को इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ कि मौत उसके कितने करीब थी। वो अपनी धुन में सीढ़ियां चढ़ गई, जबकि पीछे खड़ा विक्रम उसे दूर तक देखता रहा। उसके चेहरे पर नफरत और आकर्षण का एक अजीब मिश्रण था। अदालत का कमरा खचाखच भरा हुआ था। कटघरे में एक भ्रष्ट राजनेता खन्ना खड़ा था। नैना ने मेज पर जोर से हाथ मारा और जज की तरफ देखते हुए दलील दी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, खन्ना साहब की मुस्कान उनके गुनाहों को छिपा नहीं सकती। ये रहे वो बैंक स्टेटमेंट्स जो साबित करते हैं कि इन्होंने मिड डे मील का करोड़ों रुपया अपनी शेल कंपनियों में ट्रांसफर किया है। बच्चों के निवाले छीनने वाले इस इंसान को सलाखें ही शोभा देती है। विपक्षी वकील ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नैना ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, चुप रहिए, शोर मचाने से सच नहीं बदल जाता। आज इंसाफ होगा। जज ने नैना के पेश किए गए सबूतों को देखा और राजनेता को जेल भेजने का आदेश दे दिया। कोर्ट रूम तालियों से गूंज उठा। नैना के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान थी। घर पहुंचकर नैना सीधे अपने बीमार पिता के कमरे में गई। रिटायर्ड जज माथुर ने अपनी बेटी को देखते ही मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और बोले, आज फिर एक रावण का अंत किया तुमने। मुझे तुम पर बहुत नाज है बेटा। बस एक बात याद रखना, ये काला कोट तुम्हारी ढाल है, इसे कभी झुकने मत देना। नैना ने बड़े लाड से जवाब दिया, आप फिक्र मत कीजिए पापा, जब तक नैना माथुर जिंदा है
किसी भी ताकतवर को गरीबों का हक नहीं छीनने दूंगी। लेकिन नैना को खबर नहीं थी कि उसकी इस कामयाबी की चर्चा कहीं और भी हो रही है। शहर की सबसे ऊंची इमारत के आलीशान ऑफिस में विक्रम रायचंद कांच की दीवार के पास खड़ा था। उम्र 32 साल, स्मार्ट, डैशिंग और बेमिसाल शख्सियत का मालिक। उसका व्यक्तित्व जितना आकर्षक था उतना ही खतरनाक भी। दुनिया के सामने वो एक कामयाब और एलिगेंट बिजनेसमैन था, लेकिन अंधेरे की दुनिया में उसका नाम खौफ की तरह लिया जाता था। वो उस खेल का खिलाड़ी था जहां नियम वही बनाता था। उसकी नजरें सामने लगी स्क्रीन पर टिकी थी, जहां टीवी पर नैना का इंटरव्यू चल रहा था। वो ईमानदारी और सच्चाई की बातें कर रही थी। विक्रम ने अपने हाथ में पकड़े कांच के ग्लास को इतनी जोर से भींचा कि वो तड़क कर टूट गया। उसकी हथेली से खून टपकने लगा, पर उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उसका मैनेजर समीर कमरे में दाखिल हुआ। समीर ने हिचकिचाते हुए कहा, सर, खन्ना हार गया। वो वकील लड़की वाकई बहुत काबिल है। लोग उसे मसीहा कह रहे हैं। विक्रम की आंखों में एक अजीब सी चिढ़ और नफरत थी। उसने ठंडी आवाज में जवाब दिया, काबिल नहीं समीर, ये काबिलियत नहीं है। इसने बस सच्चाई का एक खूबसूरत मुखौटा पहन रखा है। ये ईमानदारी, ये आदर्श सब झूठ है। इसके जैसे लोगों को मैंने बहुत करीब से देखा है। उसने अपनी घायल हथेली की मुट्ठी बांधी और दहाड़ते हुए बोला, इसे लगता है कि इसने बुराई को हराया है। इसे पता भी नहीं है कि इसकी ये फर्जी ईमानदारी बहुत जल्द इसे तबाह कर देगी। कल सुबह का सूरज नैना माथुर के करियर का आखिरी सूरज होगा। उसी वक्त मुंबई के दूसरे कोने में नैना के फोन की स्क्रीन अचानक चमकी और अगले ही पल उसकी सांसें थम गई। मुंबई के कोने में नैना के फोन की स्क्रीन अचानक चमकी। उसे मैसेज पढ़ा। कुछ पल के लिए उसकी नजरें ठहरी, फिर उसने बिना कोई भाव बदले फोन साइड में रख दिया। ऐसे अनजान नंबरों से आने वाली धमकियां उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। इस पेशे में दुश्मन बनाना आसान था और नैना माथुर को इसकी आदत थी। वहीं दूसरी तरफ नरिमन पॉइंट के एक आलिशान ऑफिस में नफरत की लहरें उठ रही थी। विक्रम रायचंद की हथेली से अब भी खून रिस रहा था, जो कांच टूटने की वजह से निकला था। समीर, उसका वफादार मैनेजर, कमरे के कोने में खड़ा कांपते हुए फोन पर बात कर रहा था। समीर सहमी हुई आवाज में बोला, जी सर, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही होगा। कल सुबह तक खेल खत्म हो जाएगा। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें सामने लगी विशाल स्क्रीन पर जमी थी, जहां नैना माथुर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ प्रेस को संबोधित कर रही थी। विक्रम ने अपनी लहूलुहान हथेली उठाई और स्क्रीन के करीब ले गया। उसे नैना के उस मुस्कुराते हुए चेहरे पर अपने खून की एक लकीर खींच दी। विक्रम ने एक ठंडी और रूह कांप देने वाली मुस्कान के साथ फुसफुसाते हुए कहा, आज रात जी भर के मुस्कुरा लो नैना माथुर, क्योंकि कल से ये दुनिया तुम्हें उस नाम से पुकारेगी जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करती हो। तुम्हारी सच्चाई का जनाजा कल धूमधाम से निकलेगा। अगली सुबह मुंबई की सड़कों पर बारिश की हल्की फुहारें गिर रही थी। नैना अपने सफेद सूट में बहुत सुंदर लग रही थी और उसके हाथ में उसका ब्लैक कोट था। वो गुनगुनाते हुए कोर्ट की सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी पीछे से पुलिस के सायरन की गूंज ने उसके कदम रोक दिए। 3 पुलिस की गाड़ियां चीखते हुए रुकी और नैना को चारों तरफ से घेर लिया। इंस्पेक्टर कदम अपनी टीम के साथ आगे आए। नैना ने हैरानी से मुस्कुराते हुए पूछा, इंस्पेक्टर कदम, सुबह सुबह इतना भारी पुलिस फोर्स? क्या खन्ना के गुंडे फिर से हमला करने वाले हैं? इंस्पेक्टर कदम ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, नहीं वकील साहिबा, इस बार खतरा बाहर से नहीं, आपकी गाड़ी के अंदर से। हमें एक खबर मिली है कि आप एक बहुत बड़ी रिश्वत की रकम पहुंचाने वाली है। हमें आपकी कार की तलाशी लेनी होगी। नैना का आत्मविश्वास अब भी डगमगाया नहीं था। उसे चाबी उनकी तरफ उछालते हुए कहा, जरूर इंस्पेक्टर, मेरी कार में फाइलों और ईमानदारी के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे डिग्गी खुली, नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां 2 काले बैग रखे थे। जब इंस्पेक्टर ने बैग्स की जिप खोली तो उसमें गुलाबी नोटों की गड्डियां और कुछ सरकारी गोपनीय फाइलें भरी थी। इंस्पेक्टर ने वायरलेस डिवाइस से कंफर्म किया, हमें एक एनोनिमस टिप मिली थी जो वेरीफाई हो चुकी है। नैना ने हकलाते हुए कहा, ये मुमकिन नहीं है। ये पैसे ये यहाँ कैसे आए? इंस्पेक्टर, मेरा यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता ये सब क्या है।
इंस्पेक्टर कदम चिल्लाते हुए बोले, नाटक बंद कीजिए नैना जी। इन पैसों के साथ एक जज के नाम की चिट्ठी भी मिली है। आप कल वाले केस को हार जाने के लिए घूस दे रही थी। अरेस्ट कर लो इन्हें। नैना को पुलिस की जीप में बैठने पर मजबूर किया गया। उसके हाथों में हथकड़ी तो नहीं थी, पर उन आरोपों ने उसकी रूह को जकड़ लिया था। नैना की रूह कांप उठी थी। वो खुद से बोली, ये किसने किया? मेरी कार तक कोई पहुंचा कैसे? पुलिस स्टेशन का माहौल नैना के लिए किसी नर्क से कम नहीं था। मीडिया बाहर जमा हो चुकी थी और भ्रष्ट वकील के नारे लगा रही थी। तभी स्टेशन के अंदर एक सन्नाटा छा गया। भारी जूतों की आवाज गूंजी और इंस्पेक्टर कदम अपनी कुर्सी से फौरन खड़े हो गए। माफिया किंग विक्रम रायचंद अंदर दाखिल हुआ। उसकी शख्सियत में एक ऐसा दबाव था कि पुलिस वाले भी रास्ता छोड़ने लगे। उसे नैना की तरफ एक नजर तक नहीं डाली। वो सीधे इंस्पेक्टर के कैबिन में गया। विक्रम गहरी और भारी आवाज में बोला, इल्जाम बड़े हैं कदम, लेकिन सबूत कमजोर। मुझे नहीं लगता कि ये लड़की इतनी बड़ी रकम अकेले संभाल सकती है। इसके पिता एक जज रहे हैं। उनके नाम की खातिर इसे अभी छोड़ दो। जमानत के कागज तैयार हैं। इंस्पेक्टर ने बिना कोई सवाल किए साइन कर दिए। नैना को बाहर लाया गया। वो हैरान थी कि जिस इंसान को वो जानती तक नहीं, उसने उसे क्यों छुड़ाया। नैना ने विक्रम के पीछे भागते हुए पूछा, सुनिए, आप कौन हैं? आपने मेरी मदद क्यों की? विक्रम अपनी कार के पास रुका। उसे पीछे मुड़कर देखा और एक रहस्यमय मुस्कान के साथ जवाब दिया, मदद नहीं नैना माथुर, मैंने तुम्हें सिर्फ पुलिस से बचाया है, समाज से नहीं। ये तो बस शुरुआत है। वो बिना किसी और सवाल का जवाब दिए अपनी कार में बैठकर निकल गया। इससे पहले कि नैना कुछ समझ पाती, वकीलों की एक भीड़ ने उसे घेर लिया। बार काउंसिल के सदस्य वहां मौजूद थे। काउंसिल मेंबर ने नफरत से कहा, नैना माथुर, आपने वकालत के पेशे को दागदार किया है। जब तक जांच पूरी नहीं होती, आपका लाइसेंस सस्पेंड किया जाता है। और हाँ, ये काला कोट अब आप पहनने के लायक नहीं है। हजारों लोगों के सामने नैना के हाथ से उसका कोट छीन लिया गया। वो कोट कीचड़ में जा गिरा। लोग उस पर चिल्ला रहे थे। कैमरे उसके रोते हुए चेहरे को कैद कर रहे थे। नैना अपनी फाइलें समेटकर वहां से बदहवास भागने लगी। आंसुओं और बारिश के पानी ने उसकी आंखों को धुंधला कर दिया था। अचानक सामने से एक तेज रफ्तार कार अपनी तेज हेडलाइट के साथ उसकी तरफ आई। कानों में हॉर्न गूंजा। नैना एकदम से ठिठक गई। आंखों में चकाचौंध भर गई और वो मौत को सामने देख बस अपनी आंखें बंद कर पाई। लेकिन इससे पहले कि कार उससे टकराती, अंधेरे से एक बेहद मजबूत हाथ बाहर निकला। किसी ने उसकी कमर को जोर से जकड़ा और एक झटके में उसे सड़क के किनारे एक अंधेरे कोने में खींच लिया। कार फर्राटे से उनके बगल से गुजर गई, जिससे गंदा पानी उछला। नैना की धड़कनें बेतहाशा दौड़ रही थी। वो किसी की बेहद चौड़ी और मजबूत छाती से टकराई थी। दोनों के बीच कोई फासला नहीं था। बारिश की बूंदों के बीच उनकी तेज सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। हवा में एक अजीब सी गर्माहट घुल गई थी। नैना ने कांपते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सड़क की मध्यम रोशनी और कड़कती बिजली की चमक। जब उसने सामने वाले का चेहरा देखा तो उसकी सांसें ही अटक गई। आप? नैना के मुंह से बस यही एक शब्द निकला। ये वही शख्स था जिसने उसे पुलिस स्टेशन के नर्क से बाहर निकाला था, विक्रम रायचंद। विक्रम की सुलगती हुई आंखों ने नैना के उस बेबस, भीगे और टूटे हुए चेहरे को बेहद करीब से देखा। उसकी आंखों में एक शैतानी और पजेसिव चमक थी। उसे नैना के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी पकड़ ढीली की, उसे किनारे पर बेसहारा छोड़ दिया और मुड़कर अपनी काली लग्जरी कार की तरफ जाने लगा। कार का दरवाजा खोलने से पहले विक्रम एक पल के लिए रुका। उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान उभरी और उसने एक खौफनाक आवाज में खुद से कहा, तुम्हारी दुनिया मैंने ही तोड़ी है, अब उसे अपने हिसाब से बनाऊंगा। काली लग्जरी कार का शीशा धीरे धीरे ऊपर चढ़ चुका था और गाड़ी एक झटके के साथ आगे बढ़ गई। नैना बारिश में वहीं सड़क के किनारे खड़ी थी। उसे गहराई से महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ एक बुरा दिन या महज कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक भयानक तूफान उसकी पूरी जिंदगी को अपनी चपेट में ले चुका था। भारी कदमों, भीगे हुए कपड़ों और टूटे हुए हौसलों के साथ जब वो घर पहुंची तो हालात पहले से कहीं ज्यादा बदतर हो चुके थे। न्यूज चैनलों पर लगातार चल रही उसकी बदनामी
और भ्रष्ट वकील की गूंजती हेडलाइंस ने उसके पिता रिटायर्ड जज माथुर को गहरा सदमा दिया था। नैना ने दरवाजा खोला ही था कि उसने देखा उसके पिता अपने सीने को कसकर पकड़े हुए सोफे पर गिर पड़े। पापा, 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 आंखें खोलिए। नैना की चीख पूरे घर में गूंज उठी। उन्हें तुरंत शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले जाया गया। इमरजेंसी रूम के बाहर खड़ी नैना की सांसें अटकी हुई थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। नैना जी, आपके पिता को सीवियर हार्ट अटैक आया है। उनकी हालत बहुत नाजुक है और हमें तुरंत एक इमरजेंसी सर्जरी करनी होगी। आपको अभी रिसेप्शन पर जाकर 10 लाख रुपए जमा करने होंगे, वरना हम प्रोसीजर शुरू नहीं कर पाएंगे। नैना ने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभालते हुए तुरंत अपना कार्ड निकाला। वो शहर की सबसे नामी और महंगी वकील थी। पैसों की उसके पास कभी कोई कमी नहीं रही थी। लेकिन जैसे रिसेप्शनिस्ट ने उसका कार्ड स्वाइप किया, मशीन ने लाल बत्ती के साथ डिक्लाइन दिखा दिया। नैना तुरंत बैंक की ब्रांच की तरफ भागी। वहां जाकर बैंक मैनेजर से बात करने पर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैनेजर ने नजरें चुराते हुए कहा, नैना जी, आप पर घूसखोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। बार काउंसिल और एंटी करप्शन ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन के आदेश पर आपके सभी पर्सनल और सैलरी अकाउंट्स सीज कर दिए गए हैं। आपके क्रेडिट कार्ड्स भी ब्लॉक्ड हैं। नैना का गला सूख गया। उसे डगमगाते हुए कहा, ठीक है, मेरे पिता का पेंशन अकाउंट चेक कीजिए, उसमें उनकी जीवन भर की सेविंग्स है। लेकिन जैसे स्क्रीन पर बैलेंस फ्लैश हुआ, नैना का दिमाग सुन्न पड़ गया। 0 बैलेंस? ये कैसे हो सकता है? सुबह तक तो इस अकाउंट में लाखों रुपए थे। नैना के मुंह से निकला। मैनेजर ने कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हुए हैरानी से कहा, रात में किसी अज्ञात सोर्स से एक भारी साइबर अटैक हुआ था। सारा पैसा किसी ऑफशोर अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। पुलिस कंप्लेन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। नैना को अब समझ आ रहा था कि जो भी उसका दुश्मन है वो सिर्फ ताकतवर नहीं है, बल्कि वो उसे हर तरफ से तोड़ना चाहता है। रातों रात वो सड़क पर आ चुकी थी। उसके पास अपने पिता की जान बचाने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं बची थी। वहीं दूसरी तरफ शहर की सबसे ऊंची इमारत रायचंद टावर के भव्य पेंट हाउस में विक्रम अपने लेदर काउच पर बैठा शराब का ग्लास धीरे धीरे घुमा रहा था। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसका वफादार मैनेजर समीर उसके सामने हाथ बांधे खड़ा था। काम बहुत सफाई से हुआ समीर। विक्रम ने बाहर देखते हुए एक गहरी सांस ली। समीर ने सिर झुकाकर कहा, जी सर, नैना माथुर के सारे अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं और उसके पिता के अकाउंट का सारा पैसा भी गायब है। वो पूरी तरह से पाई पाई को मोहताज है। लेकिन सर, वो अब भी यही सोच रही होगी कि उसकी लॉक्ड कार में वो घूस के पैसे आखिर पहुंचे कैसे। विक्रम की आंखों में एक शातिर और खतरनाक चमक आ गई। उसका तरीका बहुत सीधा और चालाक था। 2 दिन पहले ही विक्रम के आदमियों ने कोर्ट की पार्किंग वाले को भारी रकम देकर नैना की कार की चाबी कुछ मिनटों के लिए हासिल कर ली थी और उसका एक डुप्लीकेट बनवा लिया था। कल रात जब नैना गहरी नींद में थी, तब विक्रम के आदमियों ने उसी डुप्लीकेट चाबी से कार को बिना एक भी आवाज किए आराम से खोला। डिग्गी में घूस की रकम वाले बैग रखे गए और वापस उसी चाबी से कार को लॉक कर दिया गया। एक शातिर दिमाग ने शहर की सबसे होशियार वकील को बिना भनक लगे ही चारों खाने चित कर दिया था। अगली सुबह पिता की जान बचाने के लिए पैसों की मजबूरी ने नैना को हार मानने पर मजबूर कर दिया। उसका वकालत का लाइसेंस रद्द हो चुका था, इसलिए उसने शहर की सबसे ताकतवर कॉर्पोरेट कंपनी रायचंद ग्रुप में लीगल एडवाइजर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने का फैसला किया। नैना फाइल सीने से लगाए धड़कते दिल के साथ उस विशाल कांच के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। सामने रिवॉल्विंग चेयर पर एक शख्स की पीठ नजर आ रही थी। May I come in, sir? कुर्सी धीरे धीरे घूमी। चेहरा नजर आते ही नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं बल्कि वही शख्स था, पुलिस स्टेशन का मसीहा और बारिश वाली रात का शैतान, विक्रम रायचंद। नैना की आंखें फटी रह गई। तुम, मतलब आप? नैना पूरी तरह कंफ्यूज्ड थी। उसने खुद को संभाला। आपने उस रात मुझे पुलिस स्टेशन से क्यों निकाला? मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? आप हैं कौन? विक्रम ने महंगा सिगार एश ट्रे में रखा। वो उठा और धीमे सधे कदमों से चलकर नैना के बिल्कुल करीब आ गया। दोनों के बीच अब कोई फासला नहीं था। विक्रम के परफ्यूम की तेज महक
और उसकी गर्म सांसों की तपिश नैना के चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसने एक ठंडी और घमंडी मुस्कान के साथ उसे देखा। वो थोड़ा झुका और उसके कान के एकदम पास फुसफुसाया, मदद, और वो भी तुम्हारी। वेलकम टू रायचंद ग्रुप मिस माथुर, या अब मुझे तुम्हें बिकी हुई भ्रष्ट वकील कहना चाहिए। नैना का आभार तुरंत गुस्से में बदल गया। मुट्ठियां कस गई और शरीर कांपने लगा। उसे पीछे हटने के बजाय उसी नजदीकी में विक्रम की आंखों में सीधा देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे? हिम्मत? विक्रम ने बिना दूरी बनाए उसकी बात बीच में ही काट दी। उसकी आवाज में एक खतरनाक गुरूर था। तुम यहां मेरे सामने नौकरी की भीख मांगने आई हो नैना। कल तक जो सच्चाई का गुरूर तुम्हारी आंखों में था, आज मेरी चौखट पर गिड़गिड़ा रहा है। हालात और चंद रुपयों के आगे तुम अपना ईमान बेच देती हो। इस जिल्लत ने नैना को अंदर तक झकझोर दिया। वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में नहीं थी। उसने अपनी भारी फाइल पूरी ताकत से विक्रम के सीने पर दे मारी। सारे पन्ने हवा में उड़कर दोनों के बीच फर्श पर बिखर गए। नैना ने विक्रम की नजरों से नजरें मिलाते हुए कड़क आवाज में कहा, नैना माथुर हालात के आगे मजबूर हो सकती है, लेकिन तुम जैसे मगरूर और घटिया इंसान के आगे कभी बिक नहीं सकती। अपना ये आलीशान पिंजरा अपने पास ही रखो मिस्टर रायचंद। वो मुड़ी और तेज कदमों से कैबिन के बाहर निकल गई। विक्रम सन्न रह गया। इस लड़की का गुरूर अभी भी जिंदा था। उसकी आंखों में अब नफरत की जगह एक अजीब डार्क अट्रैक्शन था। नैना इमारत से बाहर निकली। बारिश थम चुकी थी, लेकिन अंदर का तूफान बेकाबू था। दिमाग तेजी से चल रहा था। कुछ तो गड़बड़ है। उसने पलटकर उस ऊंची इमारत को देखा। हर रास्ता उसी तक क्यों जा रहा है? पहले पुलिस स्टेशन, फिर वो रात, और अब ये इंटरव्यू। ये इत्तेफाक नहीं है। नैना की मुट्ठी कस गई। अगर ये सब उसी का किया है तो उसने मुझे जेल से बाहर क्यों निकाला? उसके कदम अचानक रुक गए। कौन है ये आदमी? उसकी आंखों में गहरी उलझन थी। मसीहा या शैतान? उसके होंठ डर से हिलने लगे, या फिर दोनों? वो कुछ पल वहीं खड़ी रही, जैसे खुद से जवाब निकालने की कोशिश कर रही हो। अगर ये खेल है तो मैं मोहरा नहीं बनूंगी। उसे गहरी सांस ली और आगे बढ़ गई कि तभी अचानक एक आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। वो खन्ना का पालतू और नैना का पुराना दुश्मन वकील राजन था। राजन ने एक भद्दी हंसी हंसते हुए कहा, क्या हुआ नैना जी? कल तक तो बहुत ईमानदारी का चोला पहने थी, हाथ सरेआम जलील हो गई। वैसे अगर पैसों की इतनी ही किल्लत है तो मेरे पास आ जाओ। एक रात की मैं तुम्हारी बहुत अच्छी कीमत लगाऊंगा। नैना ने गुस्से से उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन राजन ने फुर्ती से उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया और उसे जोर से मरोड़ दिया। तेरा गुरूर अभी तक नहीं टूटा ना? नैना दर्द से करहा उठी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर पाती, पीछे से एक बेहद भारी और खौफनाक मुक्का सीधा राजन के जबड़े पर आ गया। एक भयानक आवाज हुई और राजन हवा में उछलता हुआ कुछ दूरी पर जाकर मुंह के बल जमीन पर गिरा। उसके मुंह से खून की धार बहने लगी। नैना ने शौक में पीछे मुड़कर देखा। वहां विक्रम रायचंद खड़ा था। उसकी महंगी शर्ट की आस्तीनें मुड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर एक ऐसा खूंखार एक्सप्रेशन था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसकी आंखों में नैना को लेकर एक पागलपन की हद तक जाने वाली खूंखार पजेसिवनेस साफ नजर आ रही थी। विक्रम ने आगे बढ़कर जमीन पर पड़े राजन की कॉलर इतने जोर से पकड़ी कि उसकी सांसें रुकने लगी। विक्रम ने उसके खून से सने चेहरे के बेहद करीब जाकर एक खौफनाक फुसफुसाहट में कहा, इस लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखने की जुर्रत मत करना राजन। इसे आबाद करने का और इसे पूरी तरह से बर्बाद करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। विक्रम की सांसें तेज थी और उसकी आंखों में जो वहशीपन था उसने नैना की रूह कंपा दी। छोड़ दो उसे, नैना ने कांपती आवाज में पूरी जान लगाकर चिल्लाया। विक्रम ने राजन का कॉलर झटके से छोड़ दिया। राजन किसी जानवर की तरह घसीटता हुआ वहां से दुम दबाकर भागा। विक्रम धीरे से पलटा और अपनी आस्तीनें ठीक करते हुए नैना की तरफ देखा। नैना के कदम खुद ब खुद पीछे खिसक गए।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो आदमी कुछ देर पहले उसे नीचा दिखा रहा था, वो अब सड़क पर उसके लिए खून खराबा क्यों कर रहा है। चाहते क्या हो तुम विक्रम रायचंद? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? नैना की आवाज में गुस्सा और कंफ्यूजन दोनों थे। पहले मुझे पुलिस स्टेशन से निकाला, इंटरव्यू में इंसल्ट की, और अब यहाँ मेरी मदद कर रहे हो। आखिर कौन हो तुम? मसीहा या मेरी बर्बादी का कोई नया तूफान? विक्रम चलकर उसके इतने करीब आ गया कि नैना उसकी भारी सांसों को महसूस कर सकती थी। उसे झुककर नैना के कान के पास बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, मदद की गलतफहमी मत पालो नैना। मैंने उसे इसलिए नहीं मारा कि उसने तुम्हें छुआ। मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि तुम्हारे गुरूर को तोड़ने का, तुम्हें रुलाने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। तुम मेरी जिद हो और मेरी जिद को कोई और हाथ लगाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। इससे पहले कि नैना उसे कोई करारा जवाब दे पाती, उसके फोन की रिंगटोन गूंज उठी। स्क्रीन पर सिटी हॉस्पिटल का नंबर फ्लैश हो रहा था। नैना ने उसे नफरत भरी नजर से देखा और कॉल उठा ली। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज ने उसकी सांस रोक दी। नैना जी, तुरंत हॉस्पिटल आ जाइए, आपके पिता को दूसरा कार्डियक अरेस्ट आया है, हालत बहुत गंभीर है। नैना का हाथ कांप गया, फोन लगभग गिर ही गया। अगले ही पल वो विक्रम को पूरी तरह भूलकर बाहर भागी, सड़क पर आई और पहली टैक्सी रोकी। विक्रम वहीं खड़ा रहा, जेब में हाथ डाले, उसकी टैक्सी को दूर जाते हुए देखता रहा। इधर हॉस्पिटल के आईसीयू कॉरिडोर में मशीनों की बीप गूंज रही थी। हवा में दवाइयों की तीखी गंध थी। नैना भागते हुए वहां पहुंची। बाल बिखरे थे, कपड़े गीले और चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। दरवाजा खुला, डॉक्टर वर्मा बाहर आए। डॉक्टर, मेरे पापा कैसे हैं? प्लीज बताइए वो ठीक है। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। आई एम सॉरी नैना जी, उनका हार्ट सिर्फ 20% काम कर रहा है। हमें 24 घंटे के अंदर बाईपास सर्जरी करनी होगी, नहीं तो हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। नैना की आंखों से आंसू बह निकले। तो सर्जरी शुरू कीजिए डॉक्टर, जो भी करना पड़े कीजिए। डॉक्टर ने नजरें झुका ली। बिना डिपॉजिट हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपको 24 घंटे में 10 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। ये सिर्फ इनिशियल डिपॉजिट है, बाकी खर्च बाद में आएगा। 10 लाख? शब्द उसके भीतर गूंज गया। वो तुरंत वेटिंग एरिया में गई और कॉल्स मिलाने लगी। सर, मैं नैना माथुर बोल रही हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। कॉल कट गया। रवि प्लीज, मेरे पापा की जान खतरे में है। सॉरी नैना, मैं रिस्क नहीं ले सकता। एक के बाद एक कॉल, हर दरवाजा बंद। जो लोग कल तक उसके साथ खड़े थे आज गायब थे। रात गहराती गई, कॉरिडोर खाली हो गया। नैना के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी ताकत, उसका गुरूर, उसका भरोसा सब टूट चुका था। वो दीवार के सहारे नीचे बैठ गई, चेहरा हाथों में छिपा लिया और रो पड़ी। उसकी सिसकियां खाली कॉरिडोर में गूंज रही थी। तभी आईसीयू का दरवाजा फिर खुला। नैना तुरंत उठी और डॉक्टर वर्मा के सामने जाकर घुटनों पर गिर गई। डॉक्टर साहब, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मेरे पापा को बचा लीजिए। मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगी, प्लीज। मेरे पास उनके अलावा कोई नहीं है। उसकी आवाज टूट रही थी। आज पहली बार नैना माथुर झुक गई थी, पूरी तरह टूटकर। कुछ मीटर की दूरी पर कॉरिडोर के गहरे अंधेरे कोने में एक साया चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा था। वो विक्रम रायचंद था। हॉस्पिटल की सफेद मध्यम रोशनी उसके आधे चेहरे पर पड़ रही थी। उसे नैना को उस ठंडे फर्श पर गिरकर भीख मांगते और फूट फूट कर रोते हुए देखा। नैना की वो बेबसी, उसकी वो चीखें सीधे विक्रम के कानों में पड़ रही थी। अचानक विक्रम को अपने सीने में बाईं तरफ एक अजीब सी चुभन महसूस हुई, एक ऐसा दर्द जिससे वो बरसों से अनजान था। नैना को इस तरह टूटते हुए देखकर उसके अंदर का कोई इंसान जैसे एक पल के लिए करहा उठा था। विक्रम ने अपनी मुट्ठी जोर से भींच ली और गहरी सांस लेकर उस कमजोर एहसास को वहीं कुचल दिया। अगले ही पल उसकी आंखों का वो दर्द गायब हो गया और उसके चेहरे पर एक बेहद खौफनाक, ठंडी और विजयी मुस्कान तैर गई। तुम टूट गई नैना, आखिर तुम टूट ही गई। उसे वो चाबी मिल गई थी जिसकी उसे तलाश थी। विक्रम रायचंद को नैना माथुर की सबसे बड़ी कमजोरी मिल चुकी थी। उसके पिता, जो गुरूर, पैसों और जिल्लत से नहीं टूटा था, वो अब मौत के खौफ से चकनाचूर हो चुका था। विक्रम ने अंधेरे में ही अपना महंगा फोन निकाला। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चली। उसने समीर को एक मैसेज टाइप किया। कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स तैयार करो,
शिकार खुद पिंजरे में बंद होने के लिए आने वाला है। उसने सेंड का बटन दबाया और एक आखिरी बार जमीन पर बैठकर रोती हुई नैना को देखा। उस खौफनाक मुस्कान के साथ विक्रम अंधेरे में ही वापस मुड़ा और बिना कोई आहट किए हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। कॉरिडोर में अब सिर्फ नैना की सिसकियां बची थी। नैना को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और खौफनाक कीमत चुकानी थी। क्या उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी?